हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से जो भी बातें बताई जाती है, सत्य बातें बताई जाती है और कोई भी अपडेट आता है, तो इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो फ्रेंड, वैसे ही एक और नए अपडेट के साथ हम आ चुके हैं, नया वीडियो लेकर के, जो कि बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना की तरफ से आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, सीधे-सीधे पॉइंट पे बात करेंगे और देखेंगे कि बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना की तरफ से क्या कुछ वैकेंसी निकल के आ रही है, किन-किन लोगों के लिए ये वैकेंसी होने वाला है, कौन लोग ये फॉर्म को भर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और क्या क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मैं इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कोई भी सवाल हो मन में तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना भारत सरकार सोसाइटी अधिनियम 21/1860 के तहत व सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12A एवं 80G के तहत पंजीकृत संस्था ISO 9001/2015 प्रमाणित संस्था राष्ट्रीय ग्रामीण शहरी शिक्षा एवं रोजगार मिशन बिहार। बिहार में खुलेंगे 8,053 शिक्षण केंद्र। समझ गए? बिहार में खुलेंगे 8,053 शिक्षण केंद्र। शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल, पुरुषों पुरुषे पुरुषों एवं महिलाओं को मिलेगा रोजगार। शिक्षक, शिक्षिका, केंद्र विकास अधिकारी, सर्वेयर, केंद्र विकास प्रभारी एवं केंद्र विकास कार्यपालक। मैट्रिक, इंटर, स्नातक पास सभी उम्मीदवारों के लिए। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा फ्रेंड्स, थंबनेल पे भी लिखा हुआ है कि मैट्रिक, इंटर, स्नातक पास सभी उम्मीदवारों के लिए ये फॉर्म होने वाला है, ये वैकेंसी होने वाली है। आवेदन हेतु ये वेबसाइट दिया गया है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। आवेदन की तिथि भी दी गई है 18 फरवरी 2025 से 25 मार्च 2025 तक, है ना? तो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। आप फॉर्म को जाकर के फटाफट से फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने से पहले, साइट पे विजिट करने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, या फिर मैं पढ़ के समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिए, पूरा वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, फिर जाकर के फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, ताकि कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है। बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना के अंतर्गत संपूर्ण बिहार में उपहार शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय के पश्चात उत्तम एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता को शुद्ध करना है, सॉरी, गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है, जिससे वे अपने उज्जवल भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ अग्रसर हो सके। इस योजना के सफल संचालन हेतु, सॉरी, इसका फुल फॉर्म हमें नहीं पता है फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर शिक्षक, शिक्षिका, केंद्र विकास अधिकारी, सर्वेयर, केंद्र विकास प्रभारी एवं केंद्र विकास कार्यपालक के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। कौन कौन से पद हैं, ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है कि सर्वेयर, केंद्र विकास प्रभारी एवं केंद्र विकास कार्यपालक। सर्वेयर, केंद्र विकास प्रभारी, केंद्र विकास प्रभारी एवं केंद्र विकास कार्यपालक के पदों के लिए आमंत्रित करता है, आवेदन आमंत्रित करता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि चयन प्रक्रिया। तो फ्रेंड, समझेंगे कि चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है ना? तो चलिए हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रथम चरणों में आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा, यानी कि जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले उसका सत्यापन यानी कि जांच किया जाएगा। तत्पश्चात आवेदन की समीक्षा होगी और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन मानकों के अनुरूप पाए जाएंगे, यानी कि जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, वो मानकों के अनुरूप पाए जाएंगे, मतलब जो भी उनका क्राइटेरिया है, अगर उससे मेल खाता है, उससे मैच होता है, आपने जो अप्लाई किया है, आपका सारा डॉक्यूमेंट उससे मैच कर रहा है, आपका क्वालिफिकेशन उससे मैच कर रहा है, उन्हें लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि उन्हीं का एडमिट कार्ड आएगा, उन्हीं को लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत कुछ अभी देखना है, बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें।
अगला पॉइंट देखते हैं, लिखा हुआ है कि सभी श्रेणियों अनारक्षित आरक्षित के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करने होंगे। सभी को सभी को 45% अंक प्राप्त करने होंगे। असफल रहने वाले अभ्यर्थी योग्य माने जाएंगे, सॉरी, असफल रहने वाले अभ्यर्थी अयोग्य माने जाएंगे, यानी कि डिस्क्वालिफाइड माने जाएंगे, और उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। समझ गए? 45% अंक लाना आवश्यक है, जरूरी है। लिखित परीक्षा केवल योग्यता के लिए आवश्यक होगी, लेकिन यह अंतिम मेरिट सूची का आधार नहीं बनेगी। समझ गए? देखिए क्या लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा केवल योग्यता के लिए आवश्यक होगा, सिर्फ आपकी योग्यता को जांच करने के लिए लिखित परीक्षा लिया जाएगा, लेकिन मेरिट इसके बेस पे नहीं बनने वाला है। मेरिट अंतिम मेरिट सूची का आधार नहीं बनेगी। अभ्यर्थी को साक्षात्कार में भाग लेना और उसमें सफल होना अनिवार्य होगा, लेकिन आपको परीक्षा में शामिल होना और उसमें पास करना अनिवार्य है। कम से कम 45% मार्क्स आना चाहिए। देखिए आगे लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को निर्धारित 1:5 अनुपात में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन सूची दोनों चरणों लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। समझ गए? विभिन्न पदों पर आवेदन हेतु पात्रता। देखिए दिया हुआ है कि केंद्र विकास अधिकारी पद पर आवेदन हेतु पात्रता। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता, स्नातक अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता एवं 2 वर्षों का कार्य अनुभव तथा संगठनात्मक ज्ञान व अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। देखिए केंद्र विकास अधिकारी पद पर आवेदन के लिए आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता एवं 2 वर्षों का कार्य अनुभव, 2 वर्षों का कार्य अनुभव भी होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं कि केंद्र विकास प्रभारी पद पर आवेदन हेतु पात्रता। केंद्र विकास पर प्रभारी पद के लिए क्या कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता 10+2 उत्तीर्ण, मतलब 12th पास अथवा बिहार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक योग्यता, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित मौलवी अथवा बिहार के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्मित शास्त्री अंग्रेजी सहित। समझ गए? तो केंद्र विकास प्रभारी पद पर आवेदन हेतु पात्रता में क्या क्या जरूरत है आप समझ गए होंगे। आइए तीसरा देखते हैं कि केंद्र विकास कार्यालय पद पर आवेदन हेतु पात्रता, यह भी 10+2 के लिए है, यानी कि 12th के लिए है। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक योग्यता, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित मौलवी अथवा बिहार के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्मित शास्त्रीय अंग्रेजी सहित। देखिए ये दोनों सेम है, केंद्र विकास प्रभारी पद पर आवेदन हेतु पात्रता और केंद्र विकास कार्यालय पद पर आवेदन हेतु पात्रता जो है, ये दोनों का क्राइटेरिया सेम होने वाला है। और चौथा जो है वो मैट्रिक वालों के लिए है, जो कि बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि मैट्रिक पास लोगों के लिए बहुत कम ही वैकेंसी देखने को मिलता है, जो कि इसमें आ चुका है। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सर्वेक्षक पद पर आवेदन हेतु पात्रता। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित फोकानिया प्रमाण पत्र, मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए या फोकानिया का होना चाहिए, जो कि मदरसा बोर्ड से मिल जाता है, मदरसा बोर्ड में पढ़ने वालों को मिलता है। समझ गए? तो मैट्रिक वालों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। आप भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उससे पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या कुछ करना है, क्या तरीका है फॉर्म भरने का और क्या क्या इसमें मांगा गया है। ठीक है? पूरे फॉर्म को, नोटिफिकेशन को प्रेम से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद ही जा करके फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, इस लिंक से आप जा करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे लिखा हुआ है 5 नंबर में कि शिक्षक शिक्षिका पद पर आवेदन हेतु पात्रता। देखिए ये भी बहुत बड़ी चीज है, समझिएगा क्या इसमें दे रहा है कि अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता यानी कि 12th पास अथवा बिहार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक योग्यता, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित मौलवी अथवा बिहार के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्मित शास्त्री अंग्रेजी सहित। ये इंग्लिश सब में चाहिए, समझ रहे हैं ना? अंग्रेजी सब में चाहिए, अंग्रेजी सहित होना चाहिए आपका। देखिए आगे लिखा अभ्यर्थी की उम्र 1/1/2025 को। देखिए आपका जो भी उम्र सीमा है वो 1/1/2025 से ही काउंट किया जाएगा, तो इस चीज का विशेष ख्याल रखिएगा। और देखिए इसमें क्या दे रहा है कि उम्र सीमा की बात अब करने जा रहे हैं, समझिएगा आराम से कि समान अनारक्षित कोटे के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम उम्र 45 वर्ष। तो फ्रेंड्स उम्र की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, 18 से 45 वर्ष उम्र दे रहा है,
है ना? तो आप बेझिझक फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से 45 वर्ष। पिछड़ा वर्ग, ये समान वर्ग के लिए था, मतलब जनरल कास्ट के लिए था 18 से 45, कम नहीं होता है। पिछड़ा वर्ग, कोटे एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, कोटे के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 48 वर्ष तक ले है। मतलब पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यह है, पुरुषों के लिए है, सिर्फ पुरुषों के लिए 18 से 48। पिछड़ा वर्ग कोटे की महिलाओं के लिए, देखिए महिलाओं के लिए यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 से 49 होने वाला है, 1 साल ज्यादा है पुरुषों से। समझ गए? तो उम्र की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है फ्रेंड्स, आप बेझिझक फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति कोटे एवं अनुसूचित जनजाति कोटे के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 48 वर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटे के लिए पुरुष एवं महिलाओं के लिए, दोनों के लिए 18 से 48 दिया हुआ है। अब देखते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होने वाली है। हम यहाँ तक देख लिए, उम्र सीमा देख लिए, क्वालिफिकेशन समझ चुके हैं, है ना? क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सभी पदों के लिए अलग अलग दिया हुआ है, उसको समझ लिए हैं। अब देखना है कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होने वाली है, यानी कि चयन प्रक्रिया। प्रथम चरण लिखित परीक्षा। अब आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10th और 12th स्तर एवं पद अनुसार होगा। पद के अनुसार आपका क्वेश्चन होगा। सामान्य ज्ञान एवं अन्य विषयों से संबंधित प्रश्न बहुकल्पीय ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे, 1 नंबरीय प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी। 100 अंकों का परीक्षा होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक यानी कि 100 क्वेश्चन होगा 100 नंबर का, समझ गए ना? 100 क्वेश्चन होगा 100 नंबर का, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, समझ गए? 1 अंक दिए जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन का, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में कुल अंक का न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करने में असफल रहेंगे वे निष्कासित, डिस्क्वालिफाइड घोषित कर दिए जाएंगे। 45% से अगर कम नंबर आता है तो आपको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, यानी कि आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, आपको दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा। समझ गए? आइए आगे देखते हैं। लिखित परीक्षा अंतिम चयन सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा ही अंतिम सूची का आधार नहीं होगा, अंतिम सूची के लिए और भी कुछ करना होगा। आइए देखते हैं आगे क्या करना है। लिखित परीक्षा केवल साक्षात्कार परीक्षा के लिए अर्हक होगी। जो लिखित परीक्षा होगी ये आपकी साक्षरता जांचने के लिए ली जाएगी कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं, उस पद के अनुसार, उस पद के लिए, जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस पद में जो भी क्राइटेरिया, जो भी एलिजिबिलिटी है, उस पद के लिए जो भी रखा गया है, उस उससे आप मेल खाते हैं कि नहीं, आपका साक्षरता जो है उस लायक है कि नहीं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं, इस जांच के लिए ही ये लिखित परीक्षा ली जाएगी। हालांकि सिर्फ मेरिट इस पे नहीं बनेगा। आगे देखते हैं आरक्षण कोटि के लिए क्या लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 2% पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित वर्ग के शेष 25% पदों के विरुद्ध 25% पद प्रत्येक आरक्षित एवं अनारक्षित कोटे में अलग अलग महिलाओं के लिए होंगे। समझ गए? फिर से पढ़ देते हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 2% पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, आरक्षित वर्ग के शेष 25% पदों के विरुद्ध 25% पद प्रत्येक आरक्षित एवं अनारक्षित कोटे में अलग अलग महिलाओं के लिए होंगे, तथा महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी वर्ष में संगत कोटे आरक्षित गैर आरक्षित के पुरुष उम्मीदवारों को भरा जा सकेगा। देखिए 5वां में क्या लिखा हुआ है कि बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के संबंधियों, पोता पोती नाती नातिन के लिए प्रावधान। स्वतंत्रता सेनानी के संबंधियों जैसे पोता पोती नाती नातिन के लिए प्रावधान है, अलग से उनके लिए। जो भी स्वतंत्रता सेनानी में जो शामिल थे उनके खानदान आज भी होंगे, बहुत सारे, बहुत जगह हैं, तो उनके पोता पोती नाती नातिन के लिए अलग से प्रधान लगाया गया है। क्या लगाया गया है देखिएगा, उनका अलग प्रावधान है
कि बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, जिन्हें केंद्र सरकार से पेंशन स्वीकृत है, कि पोता-पोती, नातिन-नातिन को राज्य सरकार के सेवाओं में नियुक्त में 1% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित आरक्षित सामान्य कोटे के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं लागू होंगी। समझ गए? कट ऑफ तिथि, कट ऑफ की तिथि भी दे दिया गया है यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं कि यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षित कोटे के अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2025 निर्धारित की जाती है। यानी कि 1 जनवरी 2025 कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2025 निर्धारित की जाती है। फिर से पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है, हम भी समझ नहीं पाए हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षित कोटे के अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 25 अच्छा, मतलब जो भी उसमें दिया गया है, जैसे कि उम्र सीमा वगैरह की जो जांच होनी है, वो 1 जनवरी 2025 से ही कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि 7 नंबर में क्या है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है? विभिन्न पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र फॉर्म की प्रक्रिया अपनाई गई है। कैसे? ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को भरा जाएगा। दिनांक 18/2/2025 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, यानी कि 18 तारीख से ही प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विस्तृत प्रक्रिया की जानकारी के संबंध में वेबसाइट इतना 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 पे www.up नहीं अप हर फाउंडेशन.in uphararfoundation.in uphararfoundation.in विस्तारित रूप से बताया गया है। सभी इस पर विस्तारित रूप से बताया गया है, सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य पर परीक्षा शुल्क के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया में आवेदन पत्र का मूल्य भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। देखिए यहाँ पे फी क्या रखा गया है, एग्जामिनेशन फी, उसके बारे में देख लेते हैं कि सभी जाति के अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न पदों पर अलग अलग आवेदन का पत्र का अलग अलग मूल्य रखा गया है। तो ये केंद्र विकास कार्यपालक सेंटर CDE मतलब कि सेंटर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए 200 रुपये है, उसके लिए अप्लाई करते हैं तो 200 रुपये लगेगा। केंद्र विकास प्रभारी सेंटर डेवलपमेंट इंचार्ज का अगर फॉर्म भरते हैं तो 350 रुपये लगेगा। केंद्र विकास अधिकारी सेंटर डेवलपमेंट ऑफिसर 400 रुपये लगेगा। सर्वेक्षक यानी कि सर्वेयर 250 रुपये लगेगा। शिक्षक शिक्षिका के लिए, टीचर के लिए भी 250 रुपये लगने वाला है। अच्छा, शिक्षक शिक्षिका के लिए इसमें अलग से कोई जैसे BEd DELED वगैरह नहीं मांगा गया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो आप एक बार वीडियो को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वीडियो को ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि हमें याद है जहां तक अभी अभी हम पढ़े हैं, तो शिक्षक शिक्षिका के लिए कोई भी अलग से डिग्री नहीं मांगा गया है 10+2 के अलावा। समझ रहे हैं ना? तो ये बहुत अच्छी बात है। उपयुक्त राशि के अतिरिक्त ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से संबंधित प्रोसेसिंग चार्ज अलग से उपयुक्त राशि में शामिल होगा। ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य, ऑनलाइन भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश, कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए, उसको समझ लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने के पूर्व उपलब्ध दिशा निर्देश को भली भांति अध्ययन करें। देखिए यहाँ भी कहा गया है कि दिशा निर्देश जो भी दिया गया है उसको भली भांति अध्ययन कर ले, पढ़ ले अच्छे से। यदि आवेदन पत्र भरने में कोई समस्या, सही, अधिक या कोई अन्य जानकारी गलत भरी गई है तो विभाग उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। साफ साफ कहा गया है कि विभाग उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा अगर फॉर्म गलत करते हैं तो। समझ रहे हैं ना? ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक कड़ियों लिंक का उपयोग करें। वेबसाइट पर अप्लाई टैब पर क्लिक करें। अप्लाई लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। क्लिक हियर फॉर अप्लाई लिंक पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अभ्यर्थी को पंजीकरण करना आवश्यक होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस क्रम में अभ्यर्थी को पद चयन करना होगा एवं मोबाइल नंबर, ईमेल ID का उपयोग करके रजिस्टर करना होगा। देखिए सबसे पहले पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसमें आपको पद का चयन करना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID इत्यादि डाल करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद यूजर ID, पंजीकरण ID और पासवर्ड प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थी लॉगिन करके आवेदन पत्र भर सकेंगे।
उसके बाद आपको यूजर आईडी मिलेगा, पासवर्ड रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना? यूजर आईडी यानी कि पंजीकरण आईडी वही होता है और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा और फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरिएगा, फिर सबमिट कीजिएगा। पंजीकरण के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी पर आवेदन पत्र का विवरण भेजा जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी आवेदन पत्र का विवरण भेजा जाएगा। शुल्क के भुगतान संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सूचना अभ्यर्थी के ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से केवल एक आवेदन पत्र भरा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, एक मोबाइल और एक ईमेल आईडी से सिर्फ एक आवेदन पत्र भरा जा सकता है। आवेदन पत्र भरते समय मोबाइल फोन और ईमेल आईडी अभ्यर्थी के पास होनी चाहिए, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एसएमएस ईमेल के माध्यम से यूजर आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्देश में भी दिया गया है, कुछ देख लीजिएगा। आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि वे दिनांक 1 जनवरी 2025 को निर्धारित आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता या प्रशिक्षण आदि सभी पात्रता को पूर्ण करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, अपना देख लीजिएगा कि इसका कितना एज हो रहा है 1/1/2025 से काउंट करके। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही आवेदन पत्र भरा जा सकता है। यदि किसी एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अगर एक से ज्यादा फॉर्म फिलअप कर देते हैं गलती से भी, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, दोनों का दोनों रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि अभ्यर्थी फर्जी नाम या पता के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे तो उनकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए गलती नहीं कीजिएगा, गलत नाम नहीं भरिएगा या गलत तरीके का मतलब फर्जी वाला नहीं करना है, कहने का मतलब इन लोगों का ये है, समझ रहे हैं ना? अभ्यर्थी 10वीं की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अपने आवेदन पत्र में जन्म तिथि को सही उल्लेखित करें। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पता, पति का नाम, पता आदि सभी सूचनाएं सही भरें। प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें भिन्नता पाई जाती है तो आवेदन अभ्यर्थी को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र में यदि गलत आवेदन डाला अथवा कोई प्रमाण पत्र प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी आवश्यक हो तो यह देख ले कि वे किस वर्ग अथवा जाति में है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र देखिएगा क्या लिखा हुआ है, आगे देख लेते हैं। अभी बहुत कुछ देखना है इसमें, समझ रहे हैं ना? तो देखिए ध्यान से देखिएगा, जाति एवं कोटा जमा करना अनिवार्य होगा। जाति के संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रशासन विभाग बिहार सरकार की वेबसाइट GAD.बिहार.nic.in पर जाकर समय समय जारी दस्तावेजों एवं आदेशों का अवश्य अध्ययन करें। भारत सरकार सोसाइटी अधिनियम 21/860 के अंतर्गत का बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण के प्रावधानानुसार विभिन्न आरक्षण कोटे की रिक्तियों की संख्या के मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद सभी जाति के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार और दस्तावेज जांच के लिए अलग से शुल्क देना होगा। देखिए एग्जाम पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा उसके लिए आपको अलग से फिर से फीस जमा करना होगा, समझ रहे हैं ना? समझ लीजिएगा, फिर से फीस देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद दे रहा है कि आवेदन पत्र भरने के पश्चात डाउनलोड किए हुए पीडीएफ को अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। जब फॉर्म भरिएगा उसके बाद जो प्रिंट आउट आपका निकल के आएगा, जो ओवरव्यू आता है फॉर्म भरने के बाद जो पूरा दिखता है, जो आपने कैसा फॉर्म फिलअप किया है, उसको प्रिंट करके और अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, है ना? इसे विभाग में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र की छाया प्रति संलग्न करें। देखिए जब 10वीं और 12वीं की अपना प्रमाण पत्र जब प्रस्तुत करेंगे उस समय आवेदन पत्र यानी कि जो आप आवेदन कर रहे हैं, जो प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे उसको उसमें संलग्न करिए, पिन अप करके रखिएगा उसके साथ में। समझ गए ना? यहाँ तक समझ। कार्य का विवरण देखिए, केंद्र विकास कार्यपालक, केंद्र विकास प्रभारी और सर्वेक्षण का कार्य। उपहार शिक्षण केंद्र को विविध रूप से शिक्षा मिशन को गांव-गांव तक पहुंचाना है। देखिए काम के बारे में बताया जा रहा है कि केंद्र विकास कार्यपालक, केंद्र विकास प्रभारी और सर्वेक्षक का कार्य बताया जा रहा है। बच्चों और उनके अभिभावकों को शिक्षा के लिए जागरूक करना है। कोशिश रहेगी कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल की जानकारी एवं उपहार शिक्षण केंद्र का प्रचार प्रसार करे तथा भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, जरूरत के अनुसार अन्य कार्य भी करना। जरूरत पड़ेगी तो अन्य कार्य भी करना होगा। अन्य कार्य का मतलब ये नहीं होता है कि आपको झाड़ू लगाना पड़ेगा। पद के अनुसार जो आप ही के कार्य से संबंधित कार्य हो सकते हैं, जो कि करना पड़ेगा। शिक्षक और शिक्षिका का कार्य समझ लेते हैं। उपहार शिक्षण केंद्र पंजीकृत होने के 10 दिनों के भीतर कम से कम 15-15 बच्चों का 4 बैच तैयार करना। उपहार शिक्षण केंद्र में बच्चों का नामांकन कराना, प्रतिदिन बच्चों की अटेंडेंस लेना और समय से पढ़ाना। अन्य जरूरत के अनुसार अन्य कार्य करना। समझ गए? अन्य जरूरत के अनुसार अन्य कार्य का मतलब होता है कि आप
के कार्य से ही संबंधित कोई कार्य होगा। केंद्र विकास अधिकारी कार्य, प्रतिनिधि केंद्र विकास कार्यपालक, केंद्र विकास प्रभारी, सर्वेक्षक और शिक्षक शिक्षिका के कार्य का विवरण लेना तथा नए उपहार शिक्षण केंद्र की विधिवत देखरेख करना, समय समय पर कार्यकर्ताओं को उत्साहित और प्रशिक्षण देना, अन्य जरूरत के अनुसार अन्य कार्य भी करना होगा। पदों का नाम, योग्यता, कार्य, अनुभव, आयु और वेतन की सूची दिया हुआ है, देख लीजिए। देखिए वेतन दिया हुआ है कि शिक्षक शिक्षिका के 12वीं पास के लिए उम्र सीमा मांगी गई 1849 और वेतन होगा 6250 रुपए आपका सैलरी होने वाला है। केंद्र विकास अधिकारी स्नातक पास के लिए होने वाला है, जो कि आयु सीमा है 20 से 49 वर्ष, 35,300 रुपए उनके लिए वेतन रखा गया है। सर्वेयर यानी कि 10वीं पास सर्वेयर के लिए 18 से 49 वर्ष है उनका आयु सीमा और 14,550 रुपए वेतन रखा गया है। केंद्र विकास प्रभारी 12वीं पास 18 से 49 वर्ष रखा गया है, 26,750 रुपया जो 12वीं पास में है। और केंद्र विकास कार्यपालक 12वीं पास के लिए है वो भी, जो कि आयु सीमा 18 से 49 वर्ष, 16,800 रुपया इनका सैलरी होने वाला है। अब बिहार के जिलों में रिक्ति देखिए, अपने अपने जिला में देख लीजिए कहाँ कितना सीट है, रिक्तियों पद की सूची दी गई है यहाँ पे, कहाँ पे कितना पद खाली है, रिक्त है, अपने अपने जिला के अनुसार समझ लीजिए। जैसे अररिया में केंद्र विकास अधिकारी का 9 गो है, सर्वेयर का 45 गो है, केंद्र विकास प्रभारी का 18 गो है, केंद्र विकास कार्यपालक का भी 18 गो है। ऐसे करके देखिए हमारा जिला है, जैसे हम देख लेते हैं, हमारा जिला है पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण में जो है शिक्षक शिक्षिका का है 405 गो, केंद्र विकास अधिकारी का है 27 गो, 24 गो, सर्वेयर का है 120 और केंद्र विकास प्रभारी का है 48 और केंद्र विकास कार्यपालक का है 48। इस तरह से आप अपने अपने जिला के अनुसार आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना पद रिक्त है। चलिए आगे देख लेते हैं कि क्या लिखा गया है इसमें, इस पे भी ध्यान देंगे। गलत त्रुटिपूर्ण आवेदन में सुधार करना, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फॉर्म भरते समय गलतियां हो जाती हैं, वो गलतियां कर देते हैं। ठीक है, कोई जानबूझ के नहीं करता, लेकिन हो जाता है, किसी कारणवश हो जाता है, कोई त्रुटि हो गई फॉर्म में, कोई गलती हुई, तो उसके लिए क्या करना होगा वो भी यहाँ पे देख दिया गया है। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के दौरान भर जाने के बाद यदि अभ्यर्थी को लगता है कि उसका आवेदन पत्र गलत त्रुटिपूर्ण भरा गया है और उसमें सुधार आवश्यक है, तो उसे नया आवेदन पत्र भरने की फिर से अनुमति नहीं होगी। देखिए अगर फॉर्म भरते समय गलत भी हो जाए तो दूसरा आवेदन पत्र नहीं भरना है, दूसरा ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है। आवेदन पत्र में सुधार का केवल एक ही अवसर दिया जाएगा, इसके बाद किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी आवेदन पत्र में सुधार नहीं कर सकेगा। देखिए गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत रहिएगा, इसमें साफ साफ दिया गया है कि एक बार आपको सुधार करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी आप गलत कर लेते हैं उसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा, उसके बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा, आप एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि क्या है। जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 25/3/2025 तक आवेदन पत्र भरेंगे, उन अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में सुधार का अवसर दिनांक 31/3/2025 तक ही दिया जाएगा। समझ गए? 31/3/2025 तक सुधार का मौका दिया जाता है, यानी कि आप दोबारा जाकर के लॉगिन करके फॉर्म को सही करके फिर से सबमिट कर सकते हैं। 31/3 यानी कि 31 मार्च से पहले और 25 मार्च के बाद। 25 मार्च लास्ट डेट होने वाला है फॉर्म फिलअप करने का, उसके बाद आप जाकर के उसको सही कर सकते हैं। समझ गए? आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के उपरांत सभी आवेदन पत्रों की जांच होगी। अभ्यर्थी का डाटाबेस बनाकर चयन से संबंधित आवश्यक कार्यवाही के लिए उन्हें प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इस संबंध में विवरण समाचार पत्र एवं वेबसाइट पर समय समय पर उपलब्ध सूचना माध्यमों द्वारा एसएमएस, ईमेल आदि से दी जाती रहेगी। अभ्यर्थी अपना पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर सही रखें। यदि आवेदन करने में कोई समस्या हो तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जा करके अपना क्यूरी दे सकते हैं, देख सकते हैं क्या है, क्यूरी लिख सकते हैं। नई सुविधाएं एवं विशेष प्रावधान, ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग सिस्टम, अब आप अपने आवेदन की स्थिति वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं। डिजिटल प्रवेश पत्र, चयनित अभ्यर्थियों को ईमेल और पोर्टल के माध्यम से डिजिटल प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। ईमेल पे आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड, आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। एक बार जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अगले का नोट, विज्ञापन संख्या इतना 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 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को सीधे बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना में समायोजित कर नियुक्त किया जाएगा, जिसके लिए 610 सीटें आरक्षित की गई है। संगठन विभाग सर्वाधिकार सुरक्षित रखता है, किसी भी आपातकालीन स्थिति में संगठन आवश्यकता अनुसार नियमों में बदलाव कर सकती है। तो फ्रेंड्स ये था आज का अपडेट, और आप इस फॉर्म को अब जा करके भर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है फॉर्म भरने का, आप वहां से जा करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें
और वीडियो देख ही लिए, अपडेट रहें। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नया अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।